दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। क्योंकि इस कंपोनेंट से आपको हर बार एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बट क्योंकि कंपोनेंट बहुत वास्ट है, तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज हमें एक आइडिया देते हैं कि भाई इस कंपोनेंट से किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एपीएफसी 2023, ईओ 2023 और ईओ 2021 के इस कंपोनेंट के पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं और एक आइडिया लगाने वाले हैं कि भाई इस कंपोनेंट से आगे फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल कंपोनेंट की प्रैक्टिस के लिए टेंशन में है, तो आपके लिए हमने एक स्पेशल ई बुक लॉन्च कर दी है। यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, आयरन एंड लेबर लॉ के 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज फॉर्म में प्रोवाइड हम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक एमसीक्यू की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसके थ्रू आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है और ये बुक लेटेस्ट पैटर्न एंड लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 270 रुपीज में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं एपीएफसी 2023 के इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट का विजेता। पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य इन इज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ पर्ल्स फ्रॉम दी। बेसिकली आपसे पूछा गया कि जो कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, उन्होंने अपनी बुक में ये क्या मेंशन किया कि भाई कहां से उनको वैरायटी ऑफ पर्ल्स जो है मिलते थे, अवेलेबिलिटी कहां थी वैरायटी ऑफ पर्ल्स की। क्या वो मदुरा रीजन हिल्स थे, क्या वो श्रवण बेलागोला हिल्स थे, क्या वो ताम्रपानी रिवर इन दी पांड्यन किंगडम थे, या फिर वो कावेरी रिवर इन दी पलक्कड़ रीजन थे। आपको बताने कि भाई इनमें से किस रीजन को अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, कि भाई यहां पर पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते थे। देखिए ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि हम इतना डीप में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि भाई अर्थशास्त्र किस चीज से डील करता है, ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एरिया से, और हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई किसने लिखी है। उससे ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाते हैं कि भाई वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ पर्ल्स के बारे में मेंशन किया गया है, ये हमने नहीं पढ़ा होगा। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमें क्या टेंशन दे देता है कि क्या हमें चीजों को इतनी डेप्थ में प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ना आप लोग इन क्वेश्चंस के लिए कभी भी इतनी डेप्थ में प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, क्योंकि लिमिट ही नहीं है प्रिपरेशन करने की। तो यहाँ पर आपको लॉजिकली क्वेश्चन को जो है अप्रोच करना चाहिए। मदुरा रीजन, श्रवण बेलागोला हिल्स, ताम्रपानी रिवर इन दी पांड्यन किंगडम, कावेरी रिवर इन दी पलक्कड़ रीजन। अगर आप लोगों ने पांड्यन किंगडम के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि भाई यहाँ के ना पर्ल्स बहुत फेमस थे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जो फिशरीज था उसको काफी जो है प्रमोट किया जाता था, काफी अच्छा एक रिवर सिस्टम था। ताम्रपानी रिवर काफी फेमस थी उस टाइम पर, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती थी। तो इस पर्टिकुलर किंगडम में आप लोगों को पर्ल्स के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। तो एक स्मार्ट गेस आप मार सकते थे इस क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ताम्रपानी रिवर इन दी पांड्यन किंगडम। मदुरा रीजन में पर्ल्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, और श्रवण बेलागोला हिल्स में भी वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। कावेरी रिवर में भी पर्ल्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ताम्रपानी रिवर को काफी फेमस माना जाता था। और काफी ऐसे पर्ल्स थे जिनके नाम, जैसे ताम्र नाइक के एक पर्ल का नाम था, वो रिवर के नाम पे ही वो पर्ल का नाम पड़ गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एज सच ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था तो इसको स्किप करना बेटर था एग्जामिनेशन में, रेदर देन टेकिंग द नेगेटिव मार्किंग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी एंड द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच। यहां पर पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें हमें क्वेश्चन में नॉलेज होने के बावजूद गलतियां करवा देती हैं। तो आप लोगों ने नॉट करेक्टली बताना है। जो करेक्ट पेयर है वो आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, इनकरेक्ट पेयर आंसर का पार्ट बनेगा। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि भाई जो विजयनगर एम्पायर, जो कि एक बहुत ही फेमस एम्पायर था, 1336 से लेके लगभग 1672 तक ये जो है एम्पायर चला है, और काफी फेमस था फॉर कृष्णदेव राय, जो कि बहुत ही पॉपुलर किंग थे इस पर्टिकुलर एम्पायर के। और हमने अमुक्त मलयालम बहुत सारी बुक्स भी देखी हैं उनकी, ठीक है। एक वर्सेटाइल जो है किंग थे, उनके नाम से वो फेमस हुआ, उनके टाइम पे अपनी पीक ग्लोरी पे गया। तो इस पर्टिकुलर एम्पायर की आपको कुछ डायनेस्टीज मेंशन करी गई हैं, और उनको आपको मैच करना है कि भाई उन डायनेस्टीज में कौन सा किंग था। देखो आप लोगों ने अगर विजयनगर एम्पायर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे 4 डायनेस्टीज फेमस आई थी। संगमा, संगमा के बाद आए तलुवा, ठीक है, तलुवा के बाद आए तुलुवा, तुलुवा के ही जो थे कृष्णदेव राय थे, और तुलुवा के बाद लास्ट में आए अराविडू, जहां पर बेसिकली जो शुरुआत करी वो कृष्णदेव राय के जो सन इन लॉ थे, ठीक है, थुरुमाला, उन्होंने शुरुआत करी। तो यहाँ पर जो चीजें आपको बहुत क्लियरली पता है, आपको उन्हीं से आंसर की जो है स्टार्टिंग करनी चाहिए, उन्हीं से आपको ऑप्शंस पे राइट आंसर पे पहुंचने में जो स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो तिरुमाला वाज द मेन लीडर बिहाइंड द अराविडू डायनेस्टी, और एक बहुत ही पॉपुलर किंग भी थे, और सन इन लॉ थे ये कृष्णदेव राय के। और दोस्तों अराविडू डायनेस्टी आई कब, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक बहुत ही फेमस बैटल है, एक बहुत ही फेमस बैटल है
जहां पे 4 राज्यों ने मिलकर लड़ाई करी विजयनगर एम्पायर के खिलाफ। और ये जो बैटल थी इसको जाना जाता है बैटल ऑफ तलाई कोटा के नाम से, या फिर इसको राक्षसा थांगड़ी भी कहते हैं। तो इस बैटल के बाद जो है अरावली डायनेस्टी जो है आती है, और ये अरावली डायनेस्टी के बहुत ही पॉपुलर किंग थे तिरुमाला, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। इट इज दी करेक्टली मैच्ड पेयर। अब अगला जो है ऑप्शन देखते हैं, संगमा डायनेस्टी हरिहरा 2। देखो अगर आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि भाई विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन किसने करी, किसने इसको जो है बनाया। तो एक वारंगल डायनेस्टी इसमें 2 लोग काम करते थे, हरिहरा और बुक्का। तो हरिहरा ने इसको फाउंड किया, उसके बाद बुक्का ने इस पर थोड़ी देर जो है राज किया, बुक्का राय 1। उसके बाद हरिहरा 2 द्वारा आए, तो हरिहरा 2 जो है वो संगमा डायनेस्टी से करेक्टली मैच्ड है, ये आंसर का पार्ट भी नहीं बनेंगे। अब आते हैं 2 आंसर, सलुवा डायनेस्टी और तुलुवा डायनेस्टी। एंड दोस्तों क्वेश्चन की डेप्थ इन 2 ऑप्शंस में है। ये 2 पेयर आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करने टफ नहीं थे, लेकिन ये दोनों पेयर आइडेंटिफाई करने बहुत टफ है, क्योंकि तिम्मा आप लोगों को बहुत सारे जो हम बुक्स पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सुलुवा डायनेस्टी के अगेंस्ट आप लोगों को तिम्मा मेंशन कर रखा है। जब आप टेक्स्ट पढ़ने जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप पूनम शर्मा की बुक पढ़ोगे, या फिर कोई और बुक पढ़ोगे आप, तो आपको वहां पर सलुवा डायनेस्टी के पैरेलल एक बहुत ही फेमस जो किंग थे इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के, जो थे हमारे सलुवा नरसिम्हा देवा राय, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि फाउंडर भी थे। और आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि भाई 1391 से लेकर 1404 तक वही आए। लेकिन यहां पर बीच में तिम्मा जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी बीच में राजगद्दी संभाली और बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए संभाली। तो ये भी आंसर करेक्टली मैच्ड है। तो इनकरेक्ट मैच क्या है, तुलुवा डायनेस्टी में गुंडा, ये कोई किंग नहीं थे। आपको तुलुवा डायनेस्टी में जो है कृष्णदेव राय देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे किंग देखने को मिलेंगे, बट ये उसका पार्ट नहीं थे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगेन काफी जो है डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की डिमांड करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेंगी द कैपिटल सिटी ऑफ द ईस्टर्न चालुक्य इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब आपको कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा प्लेस जो है, जो वेंगी जो कि ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी कुछ टाइम तक, उससे आइडेंटिफाई होता है। पेडावेगी, एरुमियार, सालिहुंदम या फिर भत्रीपोलरू। आपको बताने कि भाई इनमें से कौन सा वेंगी जो ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी उसे आइडेंटिफाई होता है। देखो यहां पे ना अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अगेन काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे राइट आंसर है पेडावेगी, जिसको हम वेंगीपुरम के नाम से भी जानते हैं। इरामुलु डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पर स्थित है, और ये एक टाइम पर ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी, जो कि बाद में शिफ्ट होकर राजा मुंदरी चली गई। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। अगेन टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको, क्योंकि हम इतनी डेप्थ में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ के गए थे 2023 एग्जामिनेशन में, और हमें तो ऐसा लगता था कि भाई इंडियन कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे, बट इस बार आपने इस डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, ठीक है, ये क्वेश्चन टफ नहीं मैं बोलूंगा। Who among the following was the first elected king of the Pala dynasty in the Kamarupa? जो कमारूपा है जगह है बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ईस्टर्न पार्ट में, वहां पर जो पाला डायनेस्टी थी उसके पहले इलेक्टेड किंग कौन थे, कौन से उसके फाउंडर थे। तो यहाँ पे राइट आंसर है ब्रह्मपाला, एक बहुत ही फेमस पर्सन, ठीक है, जिन्होंने पाला डायनेस्टी की शुरुआत करी कमरूपा में, और इसका ही हम राइट आंसर मेंशन करेंगे, ऑप्शन सी। और आपको यही आंसर वहां पे लगाना था, और ये क्वेश्चन टफ नहीं था, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाया था, बिकॉज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन काफी टफ क्वेश्चन था। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में तिलक के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं कि भाई आप लोगों को फ्रीडम फाइटर अगाधु समंतरा के बारे में पता हो। जनरली ये जो न्यूज थी या जो ये टॉपिक था, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में बेस्ड था, और वहां से टॉपिक पिक किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर भले ही एक स्टैटिक कंपोनेंट है, बट यहां पर आपको करंट अफेयर में जो नाम चल रहे हैं पॉपुलर, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रीडम फाइटर अगाधु समंतरा सर्व द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही बात है कि भाई इन्होंने लांस नायक पोस्ट पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व किया था। लेटर ऑन ही लेफ्ट दिस ब्रिटिश सर्विस, इन्होंने ब्रिटिश सर्विस छोड़ दी और इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। वेयर वॉज ही डेप्यूटेड बाय आईएनएस नायक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप। कहां पर इनको पोस्ट किया गया था, कहां पर इनकी पोस्टिंग हुई थी, जब आईएनए में इनको नायक पोस्ट पर फर्स्ट बहादुर ग्रुप में डेप्यूट किया गया था। दोस्तों इसका बहुत ही क्लियर कट आंसर था कि भाई अंडमान निकोबार फ्रंट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश फ्रंट नहीं है, असम फ्रंट नहीं है, इनको बर्मा फ्रंट पे जो है डेप्यूट किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखो अगेन यहां पर आप लॉजिकल आंसर नहीं लगा पाओगे, अगर पता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो छोड़ के आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस पर्टेनिंग टू द वर्क्स ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट आपसे पूछा है कि भाई हमारे कुछ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, आपको बताना है कि भाई इनमें से किस आर्कियोलॉजिस्ट की कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं थी। तो यहां पर पहले बोला गया है कि अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन,
हमारे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, was of the view that history of India began with the origins of the Indus Valley civilization। मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, इसकी जो बिगिनिंग थी वो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है लिंक करती है, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। बट दोस्तों ये व्यू उनका इनिशियल व्यू नहीं था, ये व्यू उनका बाद में आया, लेकिन इनिशियल व्यू कुछ और था। इनिशियल व्यू क्या था कि भाई जो इंडिया है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडिया है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बिगिन होती है इंडो गैंगेटिक वैली सिविलाइजेशन से। जो हमारी गैंगेटिक वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आई थी, उससे शुरू होती है। इनको ऐसा एक अजम्पशन था स्टार्टिंग में, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, उनकी इनिशियल अजम्पशन नहीं थी। तो यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ गैंगेटिक वैली अगर होता तो वो उनकी असम्पशन सही मानी जाती, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। इनको जब बाद में पता लगा कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि उससे भी पुरानी है, तो इनको लगा कि हाँ मेरा इनिशियल व्यू सही नहीं था, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा था तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली ए आ जाएगा। बट एक बार बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। जॉन मार्शल जनरली अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एक्सकवेशन अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट, कि भाई हम ऐसे हॉरिजॉन्टल यूनिट में एक्सकवेशन करेंगे, बट बाद में आर.एम. व्हीलर ने बोला कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप माउंट के बेसिस पे, मतलब हाइट के बेसिस पे, वर्टिकल बेसिस पे जब आप एक्सकवेशन करते हो, तो आप टाइम को एक अच्छा फैक्टर मान के ही एक्सकवेशन करते हो, क्योंकि चीजें कई बार वर्टिकल जो है मैनर में जो है एक लेयर के ऊपर लेयर आती हैं टाइम वाइज, तो हमें हॉरिजॉन्टल जो एक्सकवेशन ना करके वर्टिकल एक्सकवेशन करनी चाहिए, ताकि हम एक टाइम के हिसाब से चीजों को अलग अलग करके जा सकें। हॉरिजॉन्टल अगर एक्सकवेशन करेंगे तो हम टाइम फैक्टर को नजरअंदाज कर देंगे और हम कहीं ना कहीं जो लेयरिंग है उसको जो है मिस कर देंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी। अमरिंदर घोष एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि देयर वर सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी, सी और डी, लेकिन ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि भाई गैंगेटिक वैली से उनकी शुरुआत उन्होंने मानी थी, उनको नहीं पता था कि भाई इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा इजी बोलूंगा, आप में से काफी बच्चों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द राइज ऑफ मगध as the most powerful महाजनपदा between the 6th and 4th century BC। देखो आप लोग जानते हैं कि जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद 16 महाजनपदा बहुत जो है उभर के आते हैं, और उन 16 महाजनपदा में भी जो सबसे पावरफुल महाजनपदा बनता है वो बनता है हमारा मगधा महाजनपदा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा ऐसा फैक्टर था जिन्होंने इसके पावरफुल बनने में कंट्रीब्यूट किया? क्या वो रिच गोल्ड माइंस का इजी एक्सेस था? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाई रिच गोल्ड माइन नहीं, अगर यहाँ पे आयरन माइन होता तो हम फिर भी मान लेते, लेकिन गोल्ड माइन तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये आंसर गलत है। सुपीरियर कैवलरी नहीं, उस टाइम पर सुपीरियर कैवलरी उनकी नहीं थी। ठीक है, कैवलरी का जो बेसिकली पॉइंट है वो हमें मुगल्स के बाद या फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसके बाद देखने को मिलता है, उससे पहले कैवलरी का इतना तगड़ा यूज हमें देखने को नहीं मिलता है, तो भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन, देखो गंगा और सोन का मिक्सचर था यहाँ पर और बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, तो ये रीजन तो बन सकता है, इसको हम टिक मार के रख लेते हैं। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भाई मगधा एक मोनार्की थी, एक बहुत ही पावरफुल मोनार्की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनार्की, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। हमारे आंसर का पार्ट क्या बनेगा? ऑप्शन सी। आई होप ये आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा कि दिस वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which one among the following statement about the कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा is not correct? आपको कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक बहुत ही फेमस टेम्पल जो कि कृष्णा वन ने बनाया था राष्ट्रकूट एम्पायर के, और सिंगल रॉक कट जो है टेम्पल आर्किटेक्चर माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर माना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है कि भाई द टेम्पल वाज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन द 8th सेंचुरी सी ही, बिल्कुल सही बात है। 8th सेंचुरी के आसपास ये बना था, राष्ट्रकूट एम्पायर के किंग के द्वारा बनाया गया था। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लेकिन कुछ मूर्तियां हमें विष्णु को भी डेडिकेटेड देखने को मिलती हैं, तो इससे हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि ये नगरा स्टाइल में नहीं था दोस्तों, ये वेसरा स्टाइल में था। इसका जो इन्फ्लुएंस था, इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो कहीं ना कहीं विरूपाक्षा टेम्पल का था, और जो हमारा कैलाश टेम्पल है कांची में उसका भी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये वेसरा होना चाहिए था ना कि नागरा स्टाइल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी स्टाइल। तो थोड़ा बहुत वेसरा और थोड़ा बहुत द्रविड़न का यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, एज सच ये नगरा स्टाइल का टेम्पल नहीं था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ते भी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को स्कोरिंग देखने को मिलनी थी, आपको इस क्वेश्चन को पक्का अटेम्प्ट करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट इंडियन पॉटरी इज करेक्ट? तो ये दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये रट्टे वाला क्वेश्चन था, जिसको पूरी चीजें रटी हुई हैं वो इनको सॉल्व कर पाएगा। इस क्वेश्चन को मैं टफ मानूंगा। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर
refers to a type of pottery found from archaeological sites in India dating back to 600 BC। देखो बहुत ही फेमस एक पॉटरी मानी जाती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो आप जय नितिन सिंघानिया में भी पढ़ते हैं, काफी अलग से बॉक्स बनाकर उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। और जनरली 7th सेंचुरी बीसी से लेके हमें 2nd सेंचुरी बीसी तक ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, पॉटरी देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ए आ गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया कोइंसाइडिंग विद द संगम पीरियड। देखो यहाँ पे ना काफी चीजें सही है, लेकिन एक ही पॉइंट गलत है, वो है साउथ इंडिया। पेंटेड ग्रे वेयर आप लोगों को जो है वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न गंगेटिक वैली का जो पार्ट है वहां पर देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। ऑर्चर्ड क्वालिटी पॉटरी साइट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली, अगेन गलत है, ये भी आपको गंगेटिक वैली में देखने को मिलेगी। ब्लैक, देखो ओनली वाला पॉइंट तो वैसे भी हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है और जनरली गलत होती है। ब्लैक एंड रेड वेयर इज नेवर फाउंड एट नियोलिथिक साइट्स, ये भी गलत है, ये तो एसोसिएटेड ही नियोलिथिक साइट से हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2023 के एग्जामिनेशन का एपीएफसी के। आपको यहां पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और आपको मैच करना है कि भाई कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, नॉट करेक्टली मैच है, सॉरी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा पेयर सही मैच नहीं है। देखो अगर आप लोगों को कुछ चीजें नहीं भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जाम को दे रहा होता तो मुझे कुतः गर्शाला उस टाइम नहीं पता था, समग्र सूत्रधारा नहीं पता था, लेकिन मुझे विमाना और हर्मिका पक्का पता था। और मुझे इतना पता था कि भाई जो हर्मिका है वो स्तूपा से रिलेट करती है, वो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेट नहीं करती है। मतलब हर्मिका क्या होती है कि जो अंडा होता है, अंडा के ऊपर जो यहाँ पे जो बाउंड्री होती है, एक फेंस लगाई जाती है, उसको हर्मिका कहते हैं। तोराना होता है, हर्मिका होता है, ठीक है। देन एक अंडा होता है स्तूपा में, तो जो स्तूपा आर्किटेक्चर वो मुझे पता होता तो मैं देखता कि भाई हर्मिका के सामने उन्होंने क्या लिखा है, अ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इसके स्टेटमेंट को मैं गलत मान लेता तो ऑटोमेटिकली मैं नॉट करेक्टली पे पहुंच जाता, भले ही मुझे बाकी दोनों नहीं पता होते। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, बट हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। समग्र सूत्रधारा, देखो दोस्तों एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक ट्रीटाइस है जो कि भोजदेव ने लिखी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट ही होंगी। विमान आप लोग जानते हैं कि द्रवन आर्किटेक्चर में जो हमारे गर्भगृह होता है उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसको विमान कहते हैं। कुतरग्रहशाला एक हट जहां पे जो मेंडिसेंट थे पुराने टाइम पे, जो मोक्ष वगैरह के लिए जो लोग घूमते रहते थे या फिर जो इधर से उधर पूजा पाठ में लगे रहते थे, वो ठहरते थे। तो अगेन ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कि भाई सेकंड पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। हर्मिका जो है वो हमें टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलती, वो हमें स्तूपा आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे एपीएफसी 2023 के थे, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंपोनेंट के ईओयू 2023 एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं पीवाईक्यू की, जहां पे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Who among the following was a companion of the freedom fighter Rani Chennamma of Kittur and continued the fight against the British after the Rani's capture by the British in 1824? देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तो नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहली बात तो ये समझना पड़ रहा है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में 1857 की जो हमारी मेजर रिवोल्ट थी, उससे पहले की जो रेबेलियंस हैं या फिर उससे पहले की जो रिवोल्ट्स हैं वो भी हमें कवर करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको वेल्लोर म्यूटिनी 1807 की, मिलिट्री रिवोल्ट्स, पीजेंट अपराइजिंग, ठीक है, ट्राइबल अपराइजिंग, वो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली 1824 में हुआ क्या कि कित्तूर जो है प्रोविंस था, एक बहुत ही अच्छा प्रोविंस था जो कि कर्नाटक जो आजकल का है वहां पर एक प्रोविंस माना जाता था। अब इसमें जो राजा थे उनका कोई नेचुरल हेयर था नहीं, ठीक है, वो बीमार होने लगे, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी, तो उस केस में अंग्रेजों ने उनके राज्य को कब्जाना शुरू कर दिया। देखो एक्चुअल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है फॉर्मली जो पूरी तरीके से एक्सटेंड करी वो लॉर्ड डलोरिस ने 1848 में करी, लेकिन उससे पहले भी हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वो वाला इंसिडेंट था कि भाई नेचुरल हेयर था नहीं, तो अंग्रेजों को लगा कि हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, बट रानी ने उसका विरोध किया, रानी चेन्नम्मा ने उसका विरोध किया और उन्होंने जब पहली रेबिलियन उनके खिलाफ करी, अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको हराया। लेकिन सेकंड रेबिलियन में अंग्रेजों ने उनको कैप्चर कर लिया और प्रिजनर बना दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी जो वॉर थी वो कंटिन्यू रही टिल 1829 गुरिल्ला फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि उनके जाने के बाद, उनको जब कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने, उनके कैप्चर करने के बाद किसने इस पर्टिकुलर लड़ाई को आगे तक कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, रैना, टिपू गारो, जगबंधु या फिर दुकारीबाला देवी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर संगोली रैना एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिट्री चीफ थी कित्तूर एम्पायर की। उन्होंने रानी के जाने के बाद, रानी के कैप्चर होने के बाद इस रिवोल्ट को आगे तक जो है जारी रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन टफ है,
क्योंकि आप रानी चिन्नम्मा के बारे में पढ़ते हो, आप उनको याद करते हो कि भाई वो कौन से प्रोविंस से बिलोंग करती हैं, उन्होंने कौन से ईयर में रिवोल्ट किया, लेकिन उनके साथियों के बारे में आप नहीं पढ़ती हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने आपको ये इंडिकेट किया कि भाई जो भी मेजर अपराइजिंग हुई है, ट्राइबल अपराइजिंग लाइक संथाल अपराइजिंग वगैरह, उनमें आपको मेजर लीडर्स के नाम पक्का पता होने चाहिए और मेजर पार्टिसिपेंट्स अगर नाम मेंशन है बुक्स में तो वो भी आपको याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। This question was easy. The first Indian Factory Act passed in 1881 dealt primarily with, जो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट था जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर जो है पास हुआ, वो किससे डील कर रहा था? वुमेन लेबर, लिविंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर, चाइल्ड लेबर या फिर टेक्सटाइल वर्कर। तो पहला जो एक्ट 1881 में आया, पहली बार आया, काफी अच्छा एक्ट था। नो डाउट अगर आप प्रोविजन आज के टाइम के हिसाब से सुनोगे तो आपको बहुत हार्श लगेगा, लेकिन उस टाइम पर जो कंडीशन थी उनके हिसाब से काफी सूदिंग ये इंडियन फैक्ट्री एक्ट था और बेसिकली डील कर रहा था चाइल्ड लेबर से। इसमें क्या बोला गया कि भाई 7 साल से कम बच्चों को आप किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं करोगे, ठीक है, इनकी एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन लगा दिया गया। अगर कोई बच्चा 7 साल से लेकर 12 साल का है तो उसको महीने में आप 4 छुट्टियां दोगे और उसकी लगभग 9 घंटे की जो है नौकरी होगी और 1 घंटे का उसको ब्रेक मिलेगा। तो कुछ इस तरह के प्रोविजन यहाँ पर आपको एक्ट में देखने को मिलते हैं। तो हमसे तो बस यही पूछा कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट को किससे डील जो है हम करवाएंगे, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर से हम डील करवाएंगे कि भाई चाइल्ड लेबर से डील कर रहा है 1881 का फैक्ट्री एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, काफी बच्चों को मजा आया इस क्वेश्चन को देख के। वेयर वाज आजाद हिंद फौज फॉर्म्ड? आईएनए कहां बना था? तो आईएनए की शुरुआत काफी जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी, राज बिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट बने, फिर मोहनलाल सिंह जी ने जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन सबको जो है कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने एक आर्मी बनाई और ये आर्मी कहां बनी? जापान की मदद से ये आर्मी हमारी बनी सिंगापुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। देखो टोक्यो नहीं बनेगा हमारे आंसर का पार्ट, बर्लिन वहां पे तो गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बर्लिन में वो नाम बदल के जाने के बाद, और लेटा शायद उनका नाम था, उसके बाद वो चले गए जापान, जापान से वो आए फिर सिंगापुर, वहां पे उन्होंने दोबारा सेकंड जो आर्मी थी आईएनए की वो बनाई, उसके बाद उन्होंने आगे लड़ाई जारी करी। रंगून अगेन इसका पार्ट है क्योंकि रंगून में पहुंचे थे बाद में, पहले रंगून में बनी नहीं थी आईएनए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है और दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पुराने पेपर्स को सॉल्व करके जाते हो तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम में देखने को मिलता है, और या फिर अगर आप सीएपीएफ के पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको उसका एडवांटेज देखने को मिलता है। कैसे मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन देखो आराम से। इन 1927 में लॉर्ड बर्किनहेड जो कि इस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी 3 मेंबर की, उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी 3 मेंबर की। किस लिए? कि भाई आप इंक्वायरी करोगे किस तरीके से हम जो हमारा इंडियन स्टेट्स है जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में है और जो प्रोविंसेस हैं, जो इंडियन स्टेट्स मतलब जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं, लगभग 600 प्लस प्रोविंस हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छी रिलेशन बना सकते हैं। ये जो है कमेटी बनाएगी, उनको सजेशन देने थे कि भाई किस तरीके से इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हम एक अच्छा एग्रीमेंट बना सकते हैं, वो बताना है आपको। और आपसे पूछा गया कि भाई उस कमेटी के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे। बेसिकली 3 मेंबर कमेटी है, आपको 4 नाम दे दिए, 3 उसके मेंबर होंगे, 1 मेंबर नहीं होगा, तो आपको बताना है कौन सा मेंबर नहीं था। हार्कोट बटलर, एजे विल्सन, डब्ल्यू.एस. विलियम जो है होल्ड्सवर्थ थे, या फिर शिल्वी पटेल पील। ये आपके जो है 4 ऑप्शन आपको बताना कि कौन इनमें से उस कमेटी का मेंबर नहीं था। दोस्तों अगर आप यूपीएससी 2018 या 2017 का क्वेश्चन था, शायद 19 का, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ, 17, 18, 19 में से किसी एक साल में क्वेश्चन आया था कि बटलर कमेटी किससे रिलेट करती है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो वहां पर बटलर कमेटी जो है, हमें आंसर पता लगा कि भाई बटलर कमेटी डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बटलर कमेटी से यहाँ पे हमारा नाम पक्का हो गया, भाई ये तुम्हारे आंसर का पार्ट पक्का बनेगा, क्योंकि ये बेसिकली कमेटी का पार्ट पक्का बनेगा। कमेटी के पक्का मेंबर थे, तो चीफ थे उस पर्टिकुलर कमेटी के, उनको चेयरमैन जो है कमेटी के बनाए गए थे, तो ये तो हमारे आंसर का पार्ट पक्का बनेगा, ठीक है। और अगर हमने उस टाइम पर उस कमेटी के बारे में और पढ़ लिया था तो शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि भाई शिल्वी पील भी उसका पार्ट थे और विलियम हॉट्सवर्थ भी उसका पार्ट थे। तो ये जो एजे विल्सन थे ये इसका पार्ट नहीं थे। विल्सन कमेटी कोई और कमेटी है, वो आप अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर बी इज नॉट द राइट आंसर, वो इस कमेटी का पार्ट नहीं था। इज द राइट आंसर बिकॉज वो कमेटी का पार्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन था और टफ नहीं था, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि भाई अंडर द कॉर्नवालिस सिस्टम, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेके 1793 तक भारत के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, उन्होंने काफी रिफॉर्म किए पुलिस सिस्टम में। तो उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानास, ठीक है, थाना बनाए गए, थाना या फिर पुलिस जुरिस्डिक्शन बनाई गई, जो कि लगभग 20 से 30 माइल स्क्वायर की थी, मतलब उसका जो एरिया था वो लगभग 20-30 माइल स्क्वायर का था। ये आपसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा गया।
सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ईच ऑफ देम वाज प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ दरोगा, कि भाई जो इन थाना का इंचार्ज था वो दरोगा था, और दरोगा जो है इंडियन एक जो है ऑफिसर था, और इसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे कांस्टेबल थे। ये आपसे एक और स्टेटमेंट पूछी गई। द दरोगा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1812, मद्रास में दरोगा सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 1812 में। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो दरोगा था वो नॉमिनेट किया जाना था बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहां पर देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कॉर्नवालिस थे वो कहीं ना कहीं जमींदार से परेशान थे। उनको ऐसा लगता था कि जमींदारों के पास पुलिस की जो पावर है वो नहीं होनी चाहिए, उनकी काम पुलिस के काम जो है दरोगा को हम नहीं, जमींदार को नहीं हम डेलीगेट कर सकते, तो इसके लिए हमें एक सेपरेट कुछ जो है काम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने हर 20-30 माइल के एरिया के हिसाब से एक थाना बनाया। उस थाने में उन्होंने एक दरोगा जो इंचार्ज है वो अपॉइंट किया, और वो अपॉइंट कौन करेगा, उन्होंने बोला कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट जज है फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उस दरोगा को अपॉइंट करेगा। और यहाँ पर ये जो बेसिकली सिस्टम था कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में पहले देखने को मिलता है। मद्रास में इसको बाद में 1802 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और 1812 में उसको अबॉलिश कर दिया गया। इंट्रोड्यूस नहीं, 1812 में उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पर बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो भी ऑप्शन है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, और फोर्थ भी करेक्ट है तो ये भी गलत। तो 1, 2 एंड 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन ये 2 क्वेश्चन जो आएंगे अभी 1935 का एक्ट और 1773 का एक्ट, ये इजी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये ओवरलैप करते हैं विद द इंडियन पॉलिटी पार्ट। आप जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर भी इन टॉपिक्स को कवर करते हो, बट मैं आपको इनको हिस्ट्री में कवर करूंगा कि हिस्ट्री का भी ये पार्ट है। Which one of the following was not provided in the regulating act of 1773? तो नॉट को हम अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई किस प्रोविजन को प्रोवाइड नहीं किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं कि भाई पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडियन अफेयर्स थे उनको रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि चीजें बहुत हाथ से निकली जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी के हिसाब से भारत को लूट रही थी, और अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भाई कभी अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो गया तो एक प्राइज्ड कॉलोनी हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए और इसके मुनाफे में खुद भी पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। तो उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए। पहला प्रोविजन क्या बोला कि जो आपको बताना कि नहीं है उस एक्ट का, इट मेड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर दोज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इन मैटर्स रिलेटिंग टू वॉर एंड पीस। आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, बंगाल को सबसे पावरफुल प्रेसिडेंसी बनाया गया, इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, बाकी जो 2 प्रोविंस उनके जो गवर्नर थे उनको गवर्नर ही रखा गया, और ये कहीं ना कहीं बंगाल को पावर ज्यादा दी गई कंपेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, और कहीं ना कहीं जो वॉर एंड पीस के मैटर थे वहां पर सुप्रीम बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर वाज फिक्स्ड एट 5 ईयर, बिल्कुल सही करेक्ट है भाई। स्टेटमेंट से कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई उसमें जो मेंबर थे उनको 5 साल की अपॉइंटमेंट दी गई, बिल्कुल सही। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता। हम लोग जानते हैं भाई फोर्ट विलियम जो था कलकत्ता में, जिसके पहले जज एलिजा एम्फे थे, उनको अपॉइंट करके एक सुप्रीम कोर्ट बनवाई हमने। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इस एक्ट में ही बोला गया था। तो ये पहली 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली हमारी लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हुई। अब पढ़ भी लेते हैं इसको। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। नहीं भाई, इतनी पावर नहीं दी, पावर जरूर दी लेकिन इतनी भी नहीं दी कि भाई अब आप लोग जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है जो हम बना रहे हैं सेट के द्वारा वो अपॉइंट करेगी सक्सेसर्स को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के। नहीं, यहाँ पे पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के पास ही रखी गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही रखी गई अल्टीमेटली। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, ब्रिटिश क्राउन बेसिकली अपॉइंट करती थी। तो यहाँ पे डी इज नॉट द राइट आंसर, जो रेगुलेटिंग एक्ट का पार्ट नहीं है, तो ये हमने राइट आंसर अपना मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज नॉट करेक्ट। 1935 एक्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट, इट वाज एन आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम जानते हैं कि भाई बिल्कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हुई थी, ठीक है, जिनमें एक में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक में कौन गई थी? सरोजिनी नायडू गई थी, महात्मा गांधी गए थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। बिल्कुल सही बात है, पहली बार एक एक्ट ने बोला कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहां पे सेंटर और प्रिंसली स्टेट दोनों होंगे, और 3 तरह की जो है लिस्ट बनाई गई। इट रिटेन्ड द अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अथॉरिटी रिटेन नहीं करी गई, उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया अब, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में स्टार्ट होती हुई दिखती है, उसको बढ़ा के अब यहां पर जो है एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, ये हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का पार्ट नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो ये क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन टफ भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतना डीप में नहीं पढ़ते कि आपको हर एक
कांग्रेस सेशंस के प्रेसिडेंट के बारे में पता हो, बट फिर भी हम इसको एक बार टेक्निकली डील करते हैं कि मैच लिस्ट वन लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कांग्रेस के सेशन दिए गए हैं और सामने उनके प्रेसिडेंट दिए गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे मदन मोहन मालवीय के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। तो ये लीडर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सेशन है और उनके आपको प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। अगर आपने मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे, बट एक ऑप्शन लगा पाएंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे? ये थे कांग्रेस सेशन, लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट। तो हमने एक 1 लगा लिया, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन हमें बाकी 3 के तो बारे में पता ही नहीं है, रघु नरसिम्हा मुदोलकर या फिर बिशन नारायण दर या फिर भूपेंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पे हमें याद करना है कि भाई कौन सा मेजर इवेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। तो 1911 हमें क्यों याद है? 1911 में इसलिए क्योंकि भाई पहली बार जन मन गण कांग्रेस के सेशन में गाया गया। तो यहाँ पे हम कई बार उसका प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। तो बी एन दहर वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो जो हमारा बी है उसका 3 होना चाहिए, तो बी का 3 हमारा ये वाला हो सकता है और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो राइट आंसर ऑटोमेटिकली ए आ गया। तो इस तरीके से तो हम कोशिश कर सकते थे, बट दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं कि हम हर एक कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट पढ़ पाए, ठीक है। बाद में मेरे लिए एक्सप्लेन करना आसान है, बट हमें क्या यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें सेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर हम 2 के बारे में जानेंगे तो भी हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, जरूरी नहीं कि हमें चारों के चारों पता हो, 2 से भी हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यों अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द भौसाला मिलिट्री स्कूल एट नासिक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई सीएपीएफ के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि भाई जो 1937 को हमने भौसाला मिलिट्री स्कूल बनाया, जो कि बहुत फेमस मिलिट्री स्कूल है, इसको बीएस मुंजे जो है इन्होंने बनाया, डॉक्टर बीएस मुंजे ने 1937 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द पंडित मदन मोहन मालवीय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो आपको उनकी लाइफ, मदन मोहन मालवीय जो कि पंडित जी थे, जिनको महामाना की उपाधि दी थी हमारे महात्मा गांधी जी ने, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मदन मोहन मालवीय जी, एक एजुकेशनिस्ट थे। इनकी लाइफ से रिलेटेड आपको 4 इवेंट दिए, आपको इनको अरेंज करना है कि इस ऑर्डर में ये बने थे, आपको वैसे अरेंज करना है। जो पहले बना उसको पहले, जो बाद में बना उसको बाद में। फाउंडिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस नेशनल पार्टी, फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर एंड फाउंडिंग ऑफ द हिंदू बोर्डिंग हाउस एट इलाहाबाद। आपको स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले बना सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी याद है कि भाई 1916 में बनी थी, ठीक है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी एमएस अन्ने और जो हमारे मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने मिलकर बहुत लेट 1934 में बनाई थी। हमें इन दोनों के बारे में पता है कि भाई 1916 1934, हमें इन 2 के बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, हम बहुत सारे बच्चे इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे को इतना पता है कि भाई 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 से पहले 2 1 से पहले नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम अर्लीस्ट की बात करें तो 1916 पहले आना चाहिए और 1934 बाद में आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। अब हमें इन दोनों का आइडिया नहीं है, तो हमारे पास अब डाउट ही आ गया कि भाई इनमें से कौन सा आंसर होगा। हमने 2 तो एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अब इसमें अपनी नॉलेज को जो है यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुक्का मारना सही नहीं रहेगा। तो जो फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर है, ये 1909 में बना, ठीक है। और मैकडोनल हिंदू बोर्डिंग हाउस जो है वो 1903 में लगभग 250 बच्चों को जो है रेजिडेंट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। तो ये ए जो है 4 जो है वो पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा टफ है, क्योंकि आप 2 के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, और कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड नॉलेज होनी चाहिए मदन मोहन मालवीय के बारे में, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे ईयू एग्जामिनेशन 2023 में, और इसमें काफी अच्छी हिंट मिल रही है कि भाई चीजें डेप्थ में है, ठीक है। एक बार ब्रॉड कवर करने के बाद हमें और अच्छे से चीजों को कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका कि भाई आपने इस सेशन को अटेंड किया। और दोस्तों मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपको मुझे बताना है कि भाई 1915 में जब एक्सट्रीमिस्ट को जो है इन्वाइट किया गया, वापस बुलाया गया कांग्रेस में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के सेशन के? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जहां पर आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंपोनेंट के 2021 के ईयू एग्जाम के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि वेयर डिड गांधीजी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहां पे दिया था? देखिए 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे
गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी गांधी जी को कि भाई एक काम करिए, आप ना डायरेक्टली पॉलिटिकल मूवमेंट का पार्ट मत बनिए, डायरेक्टली फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट मत बनिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थॉट्स चल रही हैं। आप एक काम करो, भारत में पूरा घूमो एक साल, और घूमने के बाद आप अपनी एक आइडियोलॉजी बनाओ और देखो कि भाई इस टाइम पर जो डिफरेंट फैक्शन कांग्रेस के अंदर है उनसे किससे आपकी आइडियोलॉजी से ज्यादा मैच करती है। तो गांधी जी को सलाह दी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो गांधी जी एक साल तक भारत घूमते रहे और बहुत सारा मेजर पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने नहीं दिया। और पहली बार 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन के दौरान उन्होंने अपना फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, ऑप्शन डी। बीएचयू की जो फाउंडेशन थी 1916 फरवरी में हुई, तो यहाँ पर गांधी जी ने एक स्पीच भी दी, बहुत ही फेमस स्पीच उसको माना जाता है, इवन एनसीईआरटी में उस स्पीच को मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या पाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एस महात्मा। देखो आपको ना एपीएससी और ईयू एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलेगा, ऑथर्स एंड देयर बुक्स। तो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसे अर्थशास्त्र हो गई, आईने अकबरी हो गई, गांधी एस महात्मा हो गई, तो आपको लगभग हर बार एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा जो कि बुक्स और उनके ऑथर्स के ऊपर पूछा गया है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और वैसे भी इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एपीएससी और ईयू एग्जाम में या यूपीएससी किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, आप लोगों को गांधी जी को तो अच्छे तरीके से कवर करना ही करना है कि भाई गांधी जी की इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन सी थी, गांधी जी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, गांधी जी के ऊपर लिखी गई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा कि भाई गांधी एस महात्मा जो बुक है वो किसने लिखी है। आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं, महादेव देसाई ने लिखी है, या शाहिद अमीन ने लिखी है, या फिर लुइस फिशर ने लिखी है, या फिर डेविड आर्नोल्ड ने लिखी है। इनमें से किसने गांधी एस महात्मा लिखी है। देखो दोस्तों क्वेश्चन टफ है क्योंकि हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हमने बुक सुनी हुई है और वो हमें पता है कि भाई किसने लिखी है, वो लिखी है लुइस फिशर ने। हमने गांधी प्रोफाइल टू पावर ये बुक पढ़ी हुई है, जो किसने लिखी है, डेविड आर्नोल्ड ने। लेकिन हमने शाहिद अमीन की गांधी एस महात्मा बहुत कम सुनी क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक नहीं है। गांधी जी 1921 में गोरखपुर गए थे, तो उस विजिट का जो जिक्र है इस बुक में किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कि भाई जब भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। एंड दोस्तों यहां से हमको एक और हिंट पता लगती है कि भाई 1947 का आपसे जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट पूछ लिया। 2023 के एपीएससी पेपर में आप लोगों से 1911, 1912, 1913, 1914 का जो है आईएनसी प्रेसिडेंट पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं जो आईएनसी है और उसके जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। मैसेज हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन से मिलता है। तो आप लोगों को कहीं लिख भी लेना है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जितने भी सेशन से इंपॉर्टेंट सेशंस, उनके प्रेसिडेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में टॉपिक हमें बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट था। क्या वो पतब्बी सीतारामैया थे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो अबुल कलाम आजाद थे, या फिर जेबी कृपलानी थे। तो पतब्बी सीतारामैया 1948 और 1949 में जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, वो उससे पहले प्रेसिडेंट नहीं थे 1947 में। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू थोड़ी देर के लिए 1946 में जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये 1947 में प्रेसिडेंट नहीं थे, ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। अबुल कलाम आजाद जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस माने जाते हैं, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। इससे पहले एक बार ये 1923 में भी प्रेसिडेंट बने थे, तो ये भी 1947 के टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं थे, हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी, ये थे आईएनसी के प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। किसकी अगुवाई में गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एक किसान सभा मूवमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट ने एक डेवलपमेंट करी। तो यहां पर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार होता, इस क्वेश्चन में अगर गया डिस्ट्रिक्ट मेंशन ना होता कि भाई किसकी अगुवाई में स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप हुई बिहार में, तो आंसर कुछ और होता। बट यहां पर गया डिस्ट्रिक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखो अगर यहां पर सिर्फ बिहार मेंशन होता तो इसका आंसर होता सहजानंद सरस्वती, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की फॉर्मेशन करी, बाद में ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन उनका हाथ था। तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ बिहार के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, यदु नंदन शर्मा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फार्मर जो है, प्रोटेस्ट के लीडर, और इन्होंने किसान मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर और उससे पहले जो है हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर बिहार में काफी जो है पॉपुलर करी। और इन्होंने रेरा मूवमेंट जो थी, एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट बिहार की 1938-39 की, उसको भी लीड किया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोड्यूस्ड द पीरपुर रिपोर्ट 1938। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है
क्योंकि जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करते हैं तो 1930 से लेकर 1940 वाला पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस टाइम पर कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई और उस मिनिस्ट्री के खिलाफ एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई जो कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस थे वहां पर काफी एट्रोसिटीज हुई मुस्लिम के खिलाफ। इस रिपोर्ट को बहाना बना के बाद में पार्टीशन की बात भी करी गई। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? ये रिपोर्ट रिलीज करी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ते भी है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? स्वतंत्रता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनी। आपसे पूछा गया कि भाई इसके फाउंडर कौन थे? क्या वो सी राजा गोपालाचारी थे, क्या वो दीनदयाल उपाध्याय थे, क्या वो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, या वो आचार्य नारायण देव थे? इनमें से किसने स्वतंत्रता पार्टी की शुरुआत करी? फाउंडर थे वो। और 1957 की एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी है जो कि कांग्रेस के एक जो है बहुत प्रोमिनेंट लीडर ने बनाई और ये कांग्रेस से परेशान होकर बनाई। कांग्रेस कहीं ना कहीं उस टाइम पर सोशलिस्ट पे थोड़ी ज्यादा सी डायरेक्शन में जा रही थी। तो जो सी राजा गोपालाचारी थे उनको लगा कि भाई हमें सोशलिस्ट की डायरेक्शन में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हमने थोड़ा सा लिबरल जो है एटीट्यूड फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, स्वतंत्रता पार्टी, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हम लिबरल आइडियोलॉजी को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू? निर्गुणा भक्ति इनमें से किस चीज को रेफर करती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? शैवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां पे शिव जी की पूजा होती है। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहां पे विष्णु भगवान बेसिकली उनकी पूजा होती है। इनकार्नेशन वर्शिप, जहां पर डिफरेंट जो रूप होते हैं, जो डिफरेंट अवतार हैं, उनकी पूजा होती है। या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप, मतलब ऐसी वर्शिप जहां पर हम किसी पर्टिकुलर रूप या फिर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मलेस गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो आप यही डिफरेंशिएट करते हैं सरगुना भक्ति से कि भाई यहां पर हम निर्गुणा फॉर्मलेस जो गॉड है उसकी पूजा कर रहे हैं। कबीर दास हो गए, गुरु नानक देव हो गए, उन्होंने इसी जो है तरह के गॉड की पूजा करी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप है जो कि काफी पॉपुलर हुई भक्ति मूवमेंट के दौरान। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट? जो आईने अकबरी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, अकबर के टाइम पर लिखी गई। इस बुक ने क्या प्रमोट करने की कोशिश करी मुगल टेरिटरी में? क्या वो सोशल डिसहार्मनी थी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ द नोबिलिटी, या वो सेसेशन था ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट फ्रॉम द सेंट्रल रूल, या वो सोशल हार्मनी प्रमोट करना था विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास कि भाई रूलिंग क्लास सपोर्ट करेगी और हमें सोशल हार्मनी मेंटेन करनी है, या फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ना एक रूरल रिपब्लिक बनाएंगे जो कि मुगल सुजनिटी को ओवरथ्रो करेगा। तो यहां पर देखो, अगर आईने अकबरी अकबर के टाइम पर लिखी गई है तो जनरली उस टाइम पर जो भी बुक लिखी गई है वो कहीं ना कहीं रूरल को सपोर्ट कर रही है, ना कि उसके अगेंस्ट जा रही है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है तो पक्का नहीं होगा और ये भी पक्का नहीं होगा। और सोशल डिसहार्मनी की बात आईने अकबरी में नहीं करी गई क्योंकि हार्मनी को उस टाइम प्रमोट करने की बात कर रहे थे। तो सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास इज द मैसेज जो कि ये बुक प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी विद इन द फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को मुझे बताना है कि जो आईने अकबरी बुक थी जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसके राइटर कौन है और क्या वही राइटर अकबरनामा के भी राइटर हैं? आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस वीडियो के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगेन देखो दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख के या सॉल्व करके आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हाँ आप ढंग से पढ़ रहे हैं। गांधी जी का जो साल्ट मार्च था जो कि दांडी पे जाके खत्म होता है, एक बहुत ही पॉपुलर कोस्टल विलेज इन गुजरात, कहां से स्टार्ट हुआ था? कौन सी प्लेस से स्टार्ट हुआ था? क्या वो कोचरब आश्रम था, या वो साबरमती आश्रम था, या वो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल थी, या फिर अहमदाबाद की जेल थी? कहां से गांधी जी ने अपना फेमस 241 माइल का 78 लोगों के साथ दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया? दोस्तों वो जो है बहुत ही फेमस एक प्लेस है, आप लोग उसको जानते हैं, वो है साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है। और यहां से गांधी जी ने अपनी गांधी यात्रा स्टार्ट करी थी, दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी, जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी? दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई शायद टफ क्वेश्चन ना पूछ लिया हो, बट जैसे आप ऑप्शन देखेंगे आप थोड़ा खुश हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन टफ नहीं है। देखो, सोशलिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी कब बने? 1934 में बना। तो यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या कह रहा था कि हमें थोड़ा सा सोशलिस्ट चेंज पे जाना चाहिए, हमें गांधी से थोड़ा सा हमें इनको परहेज था, तो इन्होंने इसलिए एक अलग से जो है ग्रुप बनाया। तो वो जयप्रकाश नारायण, एनजी रंगा, नरेंद्र देव, इनकी जो है अगुवाई में बना। बट राजेंद्र प्रसाद कभी भी इस ग्रुप का पार्ट नहीं थे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद जी इस ग्रुप का पार्ट नहीं बने, लेकिन जेपी नारायण जो गए, अच्युत पटवर्धन वगैरह हो गए, उन्होंने इस ग्रुप का जो है दामन थामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉलेस 1835 मिनट ऑन एजुकेशन? देखो
जो थॉमस बेबिंगटन मैकुले थे वो 1834 में एक लॉ मेंबर बन के आए हमारी गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और बाद में जो एजुकेशन के रिगार्डिंग डिबेट चल रही थी कि भारत में किस तरह की एजुकेशन प्रमोट करें, तो उसके लिए इनका एक फेमस मिनट आया और वहां पर उन्होंने बोला कि भाई हमें इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों को पढ़ाना चाहिए, हमें जो है ऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग ना देके थोड़ी लिबरल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और हमें कभी भी जो है हिंदू टेक्स्ट या फिर जो इंडियन टेक्स्ट है, ओरिएंटल टेक्स्ट है, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें इंग्लिश जो टेक्स्ट है उन्हीं को जो है हायर क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो टीचिंग इंग्लिश मीडियम वाज हिज रिकमेंडेशन, आपसे नॉट रिकमेंडेड पूछा है। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी। टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी उनकी रिकमेंडेशन थी। टीचिंग ऑफ बोथ ऑर्थोडॉक्स वेस्टर्न एंड ओरिएंटल ये उनकी जो है रिकमेंडेशन नहीं थी, उन्होंने ओरिएंटल टेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में पढ़ाने की बात नहीं बोली। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? जो militant स्कूल था, जो बेसिकली हमें कब उभरता हुआ दिखता है? स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर 1903 के बाद हमें उभरता हुआ दिखता है। उनमें से कौन उसके मेंबर नहीं थे? क्या वो अश्विनी कुमार दत्त थे? दोस्तों ये तो बहुत ही पॉपुलर मेंबर थे और ये बंगाल से बिलोंग करते थे। क्या वो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर थे? अगेन बहुत प्रोमिनेंट मेंबर जो कि महाराष्ट्र से मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को जो है लीड करते थे। और लाला लाजपत राय ये पंजाब से इसको जो है काफी सपोर्ट करते थे। लेकिन कृष्ण कुमार मित्रा के मित्रा जो कि संजीवनी से जो है जुड़े हुए हैं, ये इसके मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रेतवारी एरिया इज करेक्ट? रेतवारी एरिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द मनी लेंडर, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स who usually utilize the service of the tenants। देखिए अगर हम रेतवारी सेटलमेंट की बात करें तो थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को साउथ इंडिया में लेकर आए। उनका बेसिकली मकसद क्या था कि जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, जो टेनेंट हैं, उनको ही राइट मिल जाए और उन्हीं से हम टैक्स वसूलें। लेकिन हुआ क्या कि जब टैक्स वसूलने शुरू किए गए तो टैक्स काफी हाई रख दिए गए, क्योंकि पूरी तरीके से लैंड की मैपिंग नहीं करी गई थी, कोई टैक्स की असेसमेंट नहीं करी गई थी और सीधा हाई टैक्स चार्ज करने शुरू कर दिए। तो लोग परेशान हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है पैसा लेने शुरू कर दिया मनी लेंडर से, मर्चेंट से, रिच पीजेंट से अपनी जमीन गिरवी रखे। तो अल्टीमेटली जो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड था वो उन्हीं के ऊपर पास हो गया। एक्चुअल में रेतवारी एरियाज की जो सेटलमेंट थी उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट इनडायरेक्टली ये चीज होनी शुरू हो गई। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो यही हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। हम बाकी स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। लैंडलेस लेबरर बिकेम द लैंड ओनर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि भाई जिसके पास लैंड है ही नहीं उसको लैंड दे देंगे, ऐसा कभी अंग्रेज नहीं करने वाले थे। इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टेनेंट्स एट हाई प्राइसेस, कोशिश करी गई थी बट इसको रोक नहीं पाए और इसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। लैंड लॉर्डिज्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, नहीं, इसको टोटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। ठीक है, लैंड लॉर्डिज्म अभी भी बरकरार था और कहीं ना कहीं उसी की वजह से हमें ऑप्शन ए राइट दिखता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इजी है। अगेन हम बार बार जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सोशल सर्विस लीग एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे थे, उनकी अगुवाई में सोशल सर्विस लीग को है बनाया गया बॉम्बे में 1911 में। और ये पर्सन कौन थे? एनएम जोशी। ठीक है, और काफी जो है पॉपुलर नेम है। आप लोगों को ये टॉपिक जो है बार बार रिपीट होता भी दिखेगा। आप सीपीएफ एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप यूपीएससी के पुराने पेपर में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? Who among the following was not part of the group of no changer in the कांग्रेस पार्टी? देखिए जब हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होती है, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक होता है स्वराजिस्ट पार्टी वाला और एक होता है नो चेंजर वाला। स्वराजिस्ट पार्टी वाले कह रहे होते हैं कि भाई हमें ना पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसिल के इलेक्शंस में और काउंसिल का पार्ट बनकर उनको रिफॉर्म करना चाहिए। और इस ग्रुप में कौन होते हैं? इस ग्रुप में होते हैं टी.आर. दास, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर पर्सन फ्रॉम बंगाल। इसके बाद मोतीलाल नेहरू उनके साथ होते हैं, अजमल खान उनके साथ होते हैं। तो मोतीलाल नेहरू स्वराजिस्ट ग्रुप का पार्ट थे, ना कि हमारे नो चेंजर ग्रुप का। नो चेंजर ग्रुप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। और यही आपसे पूछा गया कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ दी, तो मोतीलाल नेहरू वाज नॉट पार्ट ऑफ दी नो चेंजर ग्रुप। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन सा 1946 के कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? देखो ऑप्शन क्या है? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही मेंबर थे। ठीक है, क्रिप्स द्वारा आए थे और बाकी लोग इसके मेंबर बने थे। और लॉर्ड वेबल इसके पार्ट नहीं थे। लॉर्ड वेबल का वेबल प्लान पहले आ चुका था 1945 में, बट ये इस पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन प्लान के जो है मेंबर नहीं थे जो 1946 में आया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से 2016 के 21 के ईयू एग्जाम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल देखने को मिलेंगे। बहुत रेयरली आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे? थोड़े
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जहां पर हमने पिछले 3 पेपर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।